हेलो फ्रेंड्स, वीडियो के आज के सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग मानव भूगोल पढ़ रहे हैं और मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग विश्व की जनजाति और प्रजाति को, साथ ही साथ भारत की जनजाति और प्रजातियों को कवर किया। आज की क्लास में हम लोग विश्व की जनसंख्या, वितरण, वृद्धि और घनत्व के बारे में जानेंगे। इसके पहले क्लास में भारत की जनजातियों के बारे में पढ़ा, जो कि कुल 4 पार्ट में वीडियो मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर के भारत की जनजातियों के बारे में देख लीजिएगा और वहाँ से अच्छे तरीके से भी आप लोग समझिए, पढ़िए। आज के सेशन में विश्व की जनसंख्या का वितरण, वृद्धि और घनत्व के बारे में पढ़ा जाएगा। विश्व जनसंख्या वितरण, वृद्धि एवं घनत्व। जो आज का क्लास होगा वो विश्व की जनसंख्या और वितरण से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्लास में वृद्धि को बताया जाएगा और उसके नेक्स्ट क्लास में घनत्व के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि यदि जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या वितरण की बात की जाए तो एक विद्वान थे रॉल्फ वाल्डो इमर्सन। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने विश्व जनसंख्या के संदर्भ में कहा कि स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। यानी कि स्वर्ण से नहीं वरन स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। किसी देश के निवासी ही उस देश के वास्तविक धन होते हैं। जनसंख्या की बात की जाए तो किसी देश की जनसंख्या या उस देश के निवासी ही उस देश के वास्तविक धन होते हैं। वही लोग देश की संसाधनों का उपयोग करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की कुल जनसंख्या 600 करोड़ या 6 अरब या 6 बिलियन से भी अधिक रही। तो 21वीं शताब्दी में, यानी कि इन्होंने कहा था, राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा, स्वर्ण से नहीं वरन स्त्री एवं पुरुषों से कोई देश
स्वर्ण से नहीं वरन स्त्री एवं पुरुषों से कोई राष्ट्र मजबूत एवं महान बनता है। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने विश्व जनसंख्या के संदर्भ में एक कथन दिया कि स्वर्ण से नहीं वरन स्त्री एवं पुरुषों से कोई राष्ट्र मजबूत एवं महान बनता है। ये कथन केबीएस के एग्जाम में पूछा गया है। यदि 21वीं शताब्दी की बात की जाए तो 21वीं शताब्दी में विश्व की कुल जनसंख्या 600 करोड़ या इसे आप 6 बिलियन या इसे आप 6 अरब कह सकते हैं। 600 करोड़ से भी अधिक रही, 600 करोड़ से भी अधिक थी। लेकिन 2011 के आंकड़ों के अनुसार यदि बात किया जाए, 2011 के आंकड़ों के अनुसार 2011 के आंकड़ों के अनुसार विश्व की यदि कुल जनसंख्या की बात की जाए तो विश्व की कुल जनसंख्या 700 करोड़ से भी अधिक रही। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या 700 करोड़ या 7 अरब से भी अधिक रही। यदि विश्व की पूरी जनसंख्या को देखा जाए तो विश्व की सभी जगह जो जनसंख्या है एक समान रूप से नहीं है, बल्कि यह असमान रूप से वितरित है। कहीं कहीं पर विश्व की जनसंख्या बहुत अधिक है तो कहीं कहीं पर जनसंख्या बहुत कम है। एशिया के जनसंख्या के संदर्भ में जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो एशिया के जनसंख्या के संदर्भ में जॉर्ज बी क्रेसी ने क्या कहा था, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन सब चीज़ों का क्या यूज है। ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कथन दे सकता है। NBS, KBS, EMRS आदि परीक्षाओं में ये कथन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो जॉर्ज बी क्रेसी ने एशिया के संदर्भ में कहा, एशिया के संदर्भ में कहा कि बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं।
यानी कि कह सकते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या, विश्व की 90% जनसंख्या विश्व की 10% स्थानों पर निवास करती है। और विश्व के 10% लोग 90% स्थानों पर निवास करते हैं। यदि विश्व की बात की जाए तो विश्व के कुछ ऐसे स्थान हैं जो पूरे विश्व का 10% है, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या का जो दबाव है, जो जनसंख्या की सघनता है, वो 90%, पूरे विश्व की जनसंख्या का 90% है। और कहीं 90% स्थानों पर पूरे विश्व की जनसंख्या मात्र 10% ही निवास करती है। उसी को कहा गया है कि बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो पूरे विश्व की बात की जाए तो विश्व के 10% स्थानों पर ही सर्वाधिक लोग यानी कि 90% लोग रहते हैं, जिनमें से यदि आप महाद्वीपीय की बात करिए तो एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक सघनता पाई जाती है। वहीं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भागों में जनसंख्या का दबाव है और उत्तरी अमेरिका का जो ग्रेट लेक्स है उसके पूर्वी भागों में जनसंख्या का दबाव रहता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि बहुत ही कम स्थान है जहाँ पे सर्वाधिक लोग रहते हैं और बहुत अधिक स्थान है जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में ही निवास करते हैं। यदि बात की जाए तो विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में विश्व की लगभग 60% से अधिक जनसंख्या निवास करती है और इन 10 आबादी वाले देशों में 6 देश एशिया ही महाद्वीप के हैं। यदि इन देशों की बात की जाए तो विश्व के 10 ऐसे देश हैं जो पूरे विश्व की जनसंख्या का 60% निवास करती है और उन 10 देशों में 6 देश एशिया महाद्वीप के हैं। अब इन 10 देशों की यदि बात की जाए तो आप एक इंडेक्स तैयार करें। इंडेक्स तैयार करने मैं यहाँ पर इंडेक्स बना दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एक तरफ चलिए क्रम संख्या हो गया, दूसरी तरफ देश हो गया, तीसरी तरफ जनसंख्या मिलियन में, और चौथी तरफ प्रतिशत हो गया, वैश्विक प्रतिशत। इसे आप वैश्विक प्रतिशत समझें। हो सकता है शायद स्क्रीन पर ये पूरा ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन लिखते समय आ जाएगा। आप लोग सुन रहे होंगे तो यहाँ पर जो चौथा इंडेक्स है इसमें आप बना लीजिएगा वैश्विक प्रतिशत, जो चौथा कॉलम है। आइए अब हम लोग देखते हैं
पहला देश, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। अब यदि बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है चीन, दूसरा भारत, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया या इसी को हिंद एशिया कहते हैं, हिंद एशिया, पांचवा ब्राज़ील, छठवां पाकिस्तान, सातवां बांग्लादेश, आठवां नाइजीरिया, नौवां रूस और 10वां जापान। यदि विश्व की जनसंख्या का देशों के संदर्भ में वितरण को देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, इसी को हिंद एशिया के नाम से जाना जाता है, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील, छठवें नंबर पर पाकिस्तान, सातवें नंबर पर बांग्लादेश, आठवें नंबर पर नाइजीरिया, नौवें नंबर पर रूस और 10वें नंबर पर जापान। यदि इसमें आप एशिया महाद्वीप के देशों को देखें तो इन 10 देशों में एशिया महाद्वीप के 6 देश आएंगे, जिनमें से चीन एशिया महाद्वीप में, भारत एशिया महाद्वीप में, इंडोनेशिया या हिंद एशिया महाद्वीप में, पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में, बांग्लादेश एशिया महाद्वीप में और जापान एशिया महाद्वीप में। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो 6 देश एशिया महाद्वीप में ही है। यदि बात किया जाए तो विश्व की 60% से अधिक आबादी वाले 10 देश हैं, जिसमें चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान है। इन 10 देशों में विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या निवास करती है और इन 10 देशों में सिर्फ 6 देश तो एशिया महाद्वीप के हैं। अब इनके जनसंख्या की बात की जाए तो चीन की जो जनसंख्या है 1345 मिलियन, भारत का 121 या 1210 मिलियन, यूएसए का 311 मिलियन, इंडोनेशिया का 240 मिलियन, ब्राज़ील का 195 मिलियन, पाकिस्तान का 173 मिलियन और रूस का 142 मिलियन, बांग्लादेश का 164 मिलियन, इसके बाद नाइजीरिया का 170 मिलियन, रूस का 142 मिलियन और जापान का 128 मिलियन। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि बांग्लादेश का 164 है और नाइजीरिया का 170 है। थोड़ा समय
ठीक है। नाइजीरिया का 170 मिलियन और रूस का 142 मिलियन, बांग्लादेश का 164 मिलियन। तो नाइजीरिया का जो क्रम है वो बांग्लादेश से पहले आएगा। अब इसके प्रतिशत की बात की जाए तो यहीं पर मैं बगल में ही प्रतिशत को भी लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर इसके एक तरफ प्रतिशत हो जाएगा, तो अब ये आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब प्रतिशत की बात की जाए तो पूरे विश्व की जनसंख्या का 19.3%, 19.3% चीन में निवास करती है, 17.5% भारत में, 4.48% यूएसए में, 3.36% आपका इंडोनेशिया में, ब्राज़ील में 2.8% और पाकिस्तान में 2.55%, बांग्लादेश में 2.27%, 2.23%, नाइजीरिया में, रूस में 2.035% और जापान में 1.83%। यदि देखा जाए तो विश्व की कुल जनसंख्या का जो सर्वाधिक हिस्सा है वो चीन देश में है। चीन में सर्वाधिक जनसंख्या है, तत्पश्चात दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर यूएसए, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया और पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील है। तो इन 5 क्रमों को तो आपको याद करना ही होगा, हर हाल में पाँचों को आपको याद करना होगा। इनकी जनसंख्या मिलियन में कितना है, करोड़ में कितना है या बिलियन में कितना है, इसको भी याद करना होगा। और ये विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत रखता है अपने पास, इसको भी याद करना होगा। इन 5 को याद कर लीजिए तो परीक्षा में सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि इन 5 में से कभी कभी आपको मल्टीपल रूप से क्वेश्चन आ जाता है, उसको आपको एक क्रम में लगाना होता है, या कभी कभी इन्हीं 5 में से इन जनसंख्या का वितरण या जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत में पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद यदि हम लोग अभी देखें ये विश्व में देशों के संदर्भ में जनसंख्या का वितरण, अब यदि विश्व में महाद्वीपीय जनसंख्या को देखें तो वहीं दूसरी ओर महाद्वीपीय जनसंख्या के वितरण पर दृष्टि रखा जाए तो ये पता चलता है कि एशिया महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, लगभग 4 अरब से भी अधिक। ठीक है, आप यहीं से जोड़ सकते हैं चीन, भारत, हिंद, एशिया, इन लोगों को आप जोड़ लीजिए तो लगभग 4 अरब से भी अधिक जनसंख्या सिर्फ एशिया महाद्वीप में निवास करती है, जबकि पूरी जनसंख्या, पूरे विश्व की जनसंख्या 7 अरब है। उन 7 अरब का आधे से भी अधिक यानी कि 60% कह सकते हैं आप एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो एशिया महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या 4 अरब से भी अधिक निवास करती है। इसके बाद दूसरे स्थान पर अफ्रीका महाद्वीप है, जहाँ पर 1.07 अरब जनसंख्या है। तीसरे नंबर पर यूरोप है, जहाँ की जनसंख्या 740 मिलियन है। चौथे स्थान पर आपका दक्षिण अमेरिका 390 मिलियन, 5वें स्थान पर आपका उत्तरी अमेरिका 340 मिलियन और छठे नंबर पर ओशनिया महाद्वीप, इसकी जनसंख्या 40 मिलियन है। और एक बचा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का जनसंख्या को देखा जाए तो अंटार्कटिका महाद्वीप में जो जनसंख्या है अन्य महाद्वीपों के सापेक्ष नगण्य है, या आप उसको शून्य कह सकते हैं। यहाँ पर जनसंख्या 1000 से 5000 के बीच में रहता है। शीतकाल में जनसंख्या 1000 रहती है। अंटार्कटिका महाद्वीप की मैं बात कर रहा हूँ। अंटार्कटिका महाद्वीप में शीतकाल में जनसंख्या 1000 रहती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कठोर जलवायु होता है। यहाँ का तापमान माइनस से भी नीचे चला जाता है, इसलिए यहाँ पर रहना बहुत
कठिन कार्य रहता है। तो यहाँ की जनसंख्या शीतकाल में 1000 रहती है और ग्रीष्मकाल में 5000 हो जाती है। लेकिन जो जनसंख्या है यह यहाँ की कोई स्थायी निवासी नहीं होते हैं, बल्कि वे सभी एक रिसर्चर होते हैं, अनुसंधानकर्ता होते हैं, जो विभिन्न देशों के अनुसंधानकर्ता होते हैं। वे लोग यहाँ पर रिसर्च के पर्पस से आते हैं। यदि देखा जाए तो भारत के 3 रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थापित किए गए हैं, जिसमें से एक भारती, गंगोत्री और मैत्री है। तो ये रिसर्च सेंटर है, तो इसी के पर्पस से ही अनुसंधानकर्ता लोग आते जाते रहते हैं, स्थायी निवास बना के नहीं रहते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग यदि महाद्वीपीय जनसंख्या के वितरण पर दृष्टि रखें, तब सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में, दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में, तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या यूरोप में, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा उत्तरी अमेरिका, छठवां ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया, जबकि अंटार्कटिका महाद्वीप में जनसंख्या निर्जन है। यहाँ पर जनसंख्या नहीं रहता है, स्थायी रूप में नहीं रहते हैं, बल्कि अनुसंधानकर्ता लोग रहते हैं। तो आइए इस डाटा को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बहुत ही ये पेड क्वेश्चन के रूप में इन सब क्वेश्चन को पूछा जाता है जो अभी बताया जा रहा है, इसलिए आप लोग इसको नज़रअंदाज न करें, अच्छे से इसको आप लोग पढ़ें और पूरा वीडियो देखें। और हाँ, आप लोग यदि वीडियो देखते हैं तो वीडियो में आप लोग ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए और शेयर करिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए अब हम लोग महाद्वीपीय जनसंख्या के वितरण पर नज़र रखें। महाद्वीपीय जनसंख्या वितरण। अच्छा, देखिए, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, आप इन सब चीज़ों का कहाँ कहाँ पे किन किन भर्ती परीक्षाओं में प्रयोग कर सकते हैं या यूज हो सकता है इनका। तो भूगोल विषय से संबंधित टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, जीआईसी, ईएलटी आदि परीक्षाओं में इनका आप अच्छे से यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन भी किए जाते हैं और पूछे जाते हैं। जनसंख्या भूगोल से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, मानव भूगोल से भी आते हैं, और मानव भूगोल में गलत होने का चांस अधिक हो जाता है, क्योंकि ये कंसेप्ट पर नहीं रहता है, ये फैक्चुअल होते हैं, इनको याद करना होता है और डाटा को याद करना थोड़ा सा कठिन रहता है। इसलिए आप लोग एक काम करिएगा कि इन आंकड़ों को आप लोग नोट करिए, जहां आप लोग रहते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, या जो आपका स्टडी रूम होता है उस स्टडी रूम में कहीं पर आप इसको चस्पा कर लीजिए। हो सकता है कि इससे भी कोई शुद्ध आपको डाटा मिल जाए तो उन डाटा को आप लोग रखिए, लेकिन ये डाटा जहाँ तक है ये एनसीईआरटी का ही डाटा है, तो इससे शुद्ध तो हो नहीं सकता। लेकिन यदि आप लोग को इससे भी कोई शुद्ध और परिमार्जित डाटा मिल जाए तो आप लोग उसको अपने पास रखें और जहाँ पे रहते हैं जो स्टडी रूम है उस पर कहीं पर भी आप इसको चस्पा कर दीजिए और रोज़ाना देखते रहिए। चलिए अब महाद्वीपीय जनसंख्या वितरण की बात की जाए। एशिया महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या 4 अरब से भी अधिक निवास करती है।
निवास करती है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या कितना, तो ये लगभग है आपका 1.07 अरब निवास करती है। तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा यूरोप महाद्वीप में 740 मिलियन जनसंख्या। चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर कुल कितनी जनसंख्या है, तो 390 मिलियन। 390 मिलियन। पाँचवें नंबर पर उत्तरी अमेरिका, 340 मिलियन जनसंख्या निवास करती है। छठवें नंबर पर ओशिनिया, या आप इसको ऑस्ट्रेलिया भी कह सकते हैं। ओशिनिया में 40 मिलियन। जरा सा आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो 6 पॉइंट आप लोग को दिखाई दे रहा है, इन 6 पॉइंट को आप लोग देखिए तो इनमें कुल 6 महाद्वीप हैं। 6 महाद्वीप हैं और इन 6 महाद्वीपों में उनके आर्थिक विकास के आधार पर 2 प्रकार के महाद्वीप होंगे। एक होगा विकसित महाद्वीप, एक विकसित महाद्वीप, और दूसरा विकासशील महाद्वीप। अब इनमें देखेंगे कि जो विकासशील महाद्वीप हैं वहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होगी, और जो विकसित महाद्वीप होंगे वहाँ की जनसंख्या कम होगी या मध्यम होगी। जैसे एशिया महाद्वीप यह विकसित नहीं बल्कि विकासशील महाद्वीप है और यहाँ की जनसंख्या सर्वाधिक है। वहीं यूरोप महाद्वीप एक पूर्ण रूप से विकसित महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप के बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप भी पूर्ण रूप से विकसित महाद्वीप है। उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये भी पूर्ण रूप से विकसित महाद्वीप के श्रेणी में आता है, और इन तीनों महाद्वीपों की जो जनसंख्या है वो कम होगी। एशिया महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या 4 अरब से भी अधिक है। 7 अरब विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? 7 अरब है। इन 7 अरब में केवल 4 अरब एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप यह विकसित महाद्वीप के श्रेणी में नहीं आता है। एशिया महाद्वीप का मात्र एक जापान देश ही है जो विकसित है, अन्य सभी देश विकासशील अवस्था में हैं। देखिए अफ्रीका महाद्वीप भी ये विकासशील या अल्प विकसित के श्रेणी में आता है, इसलिए दूसरे नंबर पर। यूरोप महाद्वीप ये विकसित है, 740 मिलियन जनसंख्या है। दक्षिण अमेरिका 390 है, उत्तरी अमेरिका 340 है। तो देखिए यूरोप और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जनसंख्या कम है और ये विकसित महाद्वीप है। तो विकसित महाद्वीपों में जनसंख्या का दबाव नहीं है, जबकि अल्प विकसित या विकासशील महाद्वीपों में जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव है। इसके पीछे यहाँ का मुख्य जो कारण हो सकता है वो भौगोलिक कारक
हो सकता है, अभी आगे के क्लास में बताया जाएगा। यदि अंटार्कटिका की बात की जाए, अंटार्कटिका की बात की जाए तो इनके सापेक्ष या इनके कह सकते हैं कि तुलना में इसको आप नगण्य मान सकते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप निर्जन महाद्वीप है, निर्जन महाद्वीप है। यहाँ पर कोई भी जनसंख्या नहीं रहती है। यदि बात किया जाए अंटार्कटिका महाद्वीप के जनसंख्या पर तो सीजनल रूप से विंटर और समर, विंटर यानी कि शीत ऋतु में 1000 जनसंख्या होती है और गर्मियों में 5000 जनसंख्या होती है। अब ये जो दोनों जनसंख्या है ये कोई स्थायी जनसंख्या नहीं है, ये स्थायी जनसंख्या नहीं है, स्थायी जनसंख्या नहीं है, बल्कि ये अस्थायी रूप से विभिन्न देशों के अनुसंधानकर्ता एवं सहयोगी है, या आप इसे कर्मचारी भी कह सकते हैं, सहयोगी है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप एक प्रकार से जनसंख्या की दृष्टि से एक निर्जन महाद्वीप है। यहाँ पर कोई भी स्थायी संख्या नहीं पाई जाती है, बल्कि यहाँ पर अनुसंधानकर्ता लोग रहते हैं। विंटर में और समर में, विंटर में यहाँ की जनसंख्या 1000 हो जाती है, बहुत अत्यधिक कह सकते हैं कि यहाँ पर तापमान कम हो जाता है, जिस कारण से रहने योग्य नहीं रहता है। और समर में 5000 रहती है। विभिन्न देशों के जो अनुसंधानकर्ता होते हैं वही लोग यहाँ पर रहते हैं और स्थायी रूप से निवास बना करके नहीं रहते। तो अब हम लोगों ने देखा कि जनसंख्या वितरण को एक तरफ हम लोगों ने विश्व के देशों के आधार पर देखा और यहाँ पर विश्व के महाद्वीपों के आधार पर देखा। तो विश्व के महाद्वीपों के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में। कुछ मैंने गलत बोल दिया क्या? अच्छा, मैंने देशों के आधार पर बताया, ठीक है। तो देशों के आधार पर विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या चीन में पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। वहीं विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या महाद्वीपों के आधार पर देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आप लोग नोट कर लिए हैं तो ठीक है, यदि नहीं नोट किए हैं तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद
विश्व की जनसंख्या सकेंद्र एवं क्षेत्र, इसकी बात करते हैं। तो यदि बात किया जाए तो विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या, या इसको आप 75% भी कह सकते हैं, तो विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या 4 प्रमुख क्षेत्रों में संकेंद्रित है। इसमें 2 एशिया में है, तीसरा यूरोप में है और चौथा उत्तरी अमेरिका में है। आइए देखते हैं विश्व की 3/4 या आप इसे 75% कह सकते हैं, 3/4 जनसंख्या चार क्षेत्रों में या 4 क्षेत्र में संकेंद्रित है। अब ये 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? 2 क्षेत्र एशिया महाद्वीप में, एक क्षेत्र यूरोप महाद्वीप में, और एक क्षेत्र उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। यदि एशिया महाद्वीप की बात की जाए तो इसमें 2 आएंगे, एक आएगा पूर्वी एशिया, एक आएगा दक्षिणी एशिया। पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पूर्वी एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं, और दक्षिणी एशिया के कौन कौन से देश जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं। दक्षिणी एशिया, देखिए ये पहले स्थान पर है और ये दूसरे स्थान पर है। तो एशिया में 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो जनसंख्या के सर्वाधिक संकेंद्रण वाले क्षेत्र कहलाते हैं। उन दोनों में जो पूर्वी एशिया है ये पहले स्थान पर आता है। तो पूर्वी एशिया के अंतर्गत 2 देश होंगे, एक चीन होगा, दूसरा आप लोग भारत समझ लिए क्या? नहीं, भारत नहीं, जापान। चीन और जापान। इन दक्षिणी एशिया के अंतर्गत देखिए भारत आएगा, पाकिस्तान आएगा, तीसरा आप लोग पकड़ लिए होंगे तो बांग्लादेश हो सकता है, या इंडोनेशिया, है ना। पूर्वी एशिया के अंतर्गत चीन, जापान, भारत, और दक्षिणी एशिया के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। एक क्षेत्र यूरोप महाद्वीप में आता है। तो यूरोप महाद्वीप में यदि बात किया जाए तो यहाँ पर ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, पोलैंड आदि देश हैं जहाँ पर जनसंख्या का अधिक दबाव है या अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, एक क्षेत्र यूरोप महाद्वीप में है, ये देखिए पहला हो गया, पहला पर दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। एक क्षेत्र यूरोप महाद्वीप में यदि यूरोप की बात की जाए तो
ग्रेट ब्रिटेन जनसंख्या करोड़ में है 6.2 करोड़। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस में 6.3 करोड़। इटली में 5.8 करोड़। जर्मनी में 8.2 करोड़। स्पेन में 4 करोड़ और पोलैंड में 3.86 करोड़। यूरोप महाद्वीप में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, पोलैंड आदि ऐसे देश हैं जहाँ पे जनसंख्या का दबाव अधिक है, यहाँ पे जनसंख्या सर्वाधिक है। वहीं उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत यदि आप बात करें तो उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, कौन सा भाग? उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग। यदि उत्तरी पूर्वी भाग की बात की जाए तो यदि आप उत्तरी अमेरिका को देखिए तो इसका उत्तरी और पूर्वी भाग वाला क्षेत्र ये हो गया और यहाँ से ये वाला भाग हो गया। उत्तरी पूर्वी भाग के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल किए जाएंगे? तो इसमें न्यू इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और वर्जीनिया, कैरोलिना, जॉर्जिया, फ्लोरिडा। ठीक है, इतने देश आ जाएंगे। कौन कौन से? यहाँ पर देखेंगे तो ये न्यू इंग्लैंड, तो यहाँ पर एक हो गया न्यू इंग्लैंड। उसके बाद पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, कैरोलिना, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, इतने देश। न्यू इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, कैरोलिना, जॉर्जिया और फ्लोरिडा देशों में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। अब यदि बात किया जाए जन बसाव की स्थिति के आधार पर विश्व की जनसंख्या, तो बसाव की स्थिति के आधार पर विश्व की कुल संख्या को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आप जनपूर्ण क्षेत्र का नाम दे सकते हैं, दूसरे को आप जन शून्य क्षेत्र का नाम दे सकते हैं। जनपूर्ण क्षेत्र यानी कि एक्यूमेंस और नॉन एक्यूमेंस। एक्यूमेंस जनपूर्ण क्षेत्र का मतलब जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। अब इस एक्यूमेंस के अंतर्गत आपके 3 भागों को शामिल किया जाएगा, जिसमें पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, दूसरा आपका उत्तरी पश्चिमी यूरोप और तीसरा आपका उत्तरी पूर्वी उत्तरी अमेरिका। ठीक है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ से यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए हट जा रहा हूँ।
ठीक है। आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और जो लोग चैनल पर आए हैं वे लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे संबंधित जो वीडियो है वो आपको प्राप्त हो सके। इसका कोई शुल्क नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क है और इससे बेहतरीन कंटेंट आपको मिल तो ज़रूर जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। उसके लिए आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मशक्क़त तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे द्वारा कंटेंट बहुत अच्छा दिया जा रहा है। आप लोग इसका एक अच्छा सा नोट्स तैयार करके इससे आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों का कोचिंग में मोटा रकम लिया जाता है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं है। चूँकि स्मार्ट बोर्ड होता तो बात कुछ अलग ही होता। यहाँ पर मुझे खुद वीडियो शूट करना होता है, खुद पढ़ाना होता है, खुद लिखना होता है, खुद मिटाना होता है। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, इसलिए कभी कभी कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आइए अब इसके बाद बसाव की स्थिति के आधार पर विश्व की जनसंख्या, इसको भी मैं मिटा दूँ। बसाव की स्थिति के आधार पर विश्व जनसंख्या अब यदि बात की जाए बसाव की स्थिति के आधार पर विश्व की जनसंख्या, आप इसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा जनपूर्ण क्षेत्र, जिसे आप इंग्लिश में एक्यूमेंस कह सकते हैं, एक्यूमेंस। और दूसरा जन शून्य क्षेत्र, आप इसे नॉन एक्यूमेंस कह सकते हैं। अब यदि जनपूर्ण क्षेत्र की बात की जाए जनपूर्ण क्षेत्र तो इस जनपूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत तीन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं आप। तीन क्षेत्रों को कौन कौन से क्षेत्र हैं? पहला पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, दूसरा उत्तरी पश्चिमी यूरोप, तीसरा उत्तरी पूर्वी उत्तरी अमेरिका।
इस जनपूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत आपके 3 क्षेत्र आएंगे, जिसमें पहला होगा आपका पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, दूसरा उत्तरी पश्चिमी यूरोप और तीसरा आपका उत्तरी पूर्वी अमेरिका। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आएंगे? देखिए, पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के अंतर्गत चीन, भारत, पाकिस्तान, चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंद एशिया, और जावा। पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत देखिए चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंद एशिया, जावा द्वीप आएंगे। आप लोग यदि वीडियो देख रहे हैं तो अपने साथ विश्व का मैप लेकर के बैठें और वहाँ पर इन देशों की स्थिति का पता लगाएं कि चीन कहाँ पर है, चीन के साथ कौन कौन से देश अपनी सीमा साझा कर रहे हैं, भारत कहाँ पर है, उसके साथ कौन कौन से देश अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का भी आप लोग अध्ययन करते रहिए। वैसे मैं जब विश्व के भूगोल में प्रादेशिक भूगोल या आप उसे महाद्वीपीय भूगोल भी कह सकते हैं कि शुरुआत करूंगा, तो वहाँ पर मैं महाद्वीपीय भूगोल को बताऊंगा और वहाँ पर सभी देशों का भौगोलिक अध्ययन भी कराऊंगा। आइए अब इसके बाद देखिए उत्तरी पश्चिमी यूरोप की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप इसका सर्वाधिक जनसघन जनसघन 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ही नहीं, 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। यह क्षेत्र यूरोप महाद्वीप का जनसंख्या धुरी कहलाता है। जनसंख्या धुरी कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में कि यूरोप महाद्वीप का कौन सा भाग या क्षेत्र
जनसंख्या का ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है। तो 45 से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य वाला भाग यूरोप महाद्वीप का जनसंख्या का ध्रुवीय वाला क्षेत्र या भाग कहलाता है। अब इसके अंतर्गत देखिए, उत्तरी पूर्वी या उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र प्लस ग्रेट लेक्स का पूर्वी क्षेत्र हम लोगों ने विश्व जनसंख्या के वितरण को देखा। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जनसंख्या की वृद्धि के बारे में देखेंगे और फिर उसके बाद घनत्व और घनत्व के मापन एवं उनकी विधियों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पर पढ़ेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में जनसंख्या वृद्धि के चैप्टर के साथ। एक बार मैं पुनः जो पढ़ाया हूँ उसका रिवीजन कर देना चाहूँगा कि आज के क्लास में हम लोग विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में पढ़ा, जिनमें से मुख्य रूप से अभी तक हम लोगों ने विश्व की जनसंख्या के वितरण के बारे में पढ़ा और इस विश्व की जनसंख्या वितरण के संदर्भ में राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था कि स्वर्ण से नहीं वरन स्त्री और पुरुषों से कोई राष्ट्र महान और मजबूत बनता है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज बी क्रेसी ने एशिया की जनसंख्या के संदर्भ में कहा कि एशिया की जनसंख्या के संदर्भ में उन्होंने कहा कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग पर निवास करता है। विश्व का 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है, यानी कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में विश्व की कुल जनसंख्या का 60% जनसंख्या निवास करती है। और इन 10 देशों में से 6 देश एशिया महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। अब उन 10 देशों के नाम मैं बता देना चाहूँगा। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान। अब वहीं दूसरी ओर महाद्वीपीय जनसंख्या के वितरण पर दृष्टि डाला जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में लगभग 4 अरब से भी अधिक जनसंख्या पाई जाती है। दूसरे स्थान पर आपका अफ्रीका महाद्वीप है, जहाँ की जनसंख्या 1.07 अरब है। तीसरे स्थान पर यूरोप महाद्वीप 740 मिलियन। चौथे स्थान पर आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप 390 मिलियन। पाँचवें स्थान पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप 340 मिलियन। छठे स्थान पर ओशिनिया महाद्वीप 40 मिलियन। सातवें स्थान पर कोई स्थान नहीं है, अंटार्कटिका महाद्वीप। यह एक निर्जन क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी स्थायी जनसंख्या नहीं पाई जाती है, बल्कि यहाँ पर अनुसंधानकर्ता लोग आते हैं और गर्मियों में ठंडियों में इनकी जनसंख्या में थोड़ा सा अंतर होता है। गर्मियों में जनसंख्या थोड़ा सा अधिक 5000 तक हो जाता है, ठंडियों में जनसंख्या 1000 तक रहता है। अब इसके बाद हम लोगों ने विश्व की जनसंख्या के संकेंद्रण और क्षेत्रों के बारे में पढ़ा, जिसमें बताया गया कि विश्व की 3/4 या आप इसको 75% कह सकते हैं जनसंख्या 4 क्षेत्र में संकेंद्रित है। 2 क्षेत्र तो एशिया महाद्वीप में है, 2 क्षेत्र एशिया महाद्वीप में है, एक पूर्वी एशिया और दूसरा दक्षिणी एशिया। पूर्वी एशिया के अंतर्गत चीन और जापान को शामिल किया गया, वहीं दक्षिण एशिया के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल किया गया। वहीं एक क्षेत्र यूरोप महाद्वीप में है, इसके अंतर्गत ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, पोलैंड आदि देशों को शामिल किया गया, यानी कि ये देश संकेंद्रण वाले हैं। इसके बाद एक क्षेत्र
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, और उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, इसमें इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन, कैरोलिना, जॉर्जिया और फ्लोरिडा देश रहे। इसके बाद हम लोगों ने बसाव की स्थिति के आधार पर विश्व की जनसंख्या पर एक नज़र रखें तो हम लोगों ने देखा कि बसाव की स्थिति के आधार पर विश्व की जनसंख्या को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया। एक जनपूर्ण क्षेत्र या एक्यूमेंस एरिया, दूसरा नॉन एक्यूमेंस एरिया। अब जनपूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, फिर उसके बाद दूसरा उत्तरी पश्चिमी यूरोप, तीसरा उत्तरी पूर्वी उत्तरी अमेरिका। अब पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंद एशिया, जावा द्वीप, और उत्तरी पश्चिमी यूरोप के अंतर्गत 45 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य वाले भाग में यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण है। इसी क्षेत्र को ही यूरोप का जनसंख्या वाला ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। वहीं उत्तरी पूर्वी उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और साथ साथ ग्रेट लेक्स का पूर्वी भाग शामिल है। अब इसके बाद हम लोग नॉन एक्यूमेंस एरिया को देखेंगे। अब यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ, इसमें कुछ लिखने वाली कोई बात नहीं है, ना नोट करने वाली कोई बात है, बस समझने वाली बात है। मैं थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेना चाहूँगा आप लोग का। यदि आप नॉन एक्यूमेंस की बात करें तो इसके अंतर्गत बिना बसे हुए क्षेत्र के बिना बसे हुए क्षेत्र या जनशून्य क्षेत्र या नॉन एक्यूमेंस के अंतर्गत आप निम्न क्षेत्रों को शामिल कर सकते हैं, और ये विश्व के 70% स्थल वाले भाग होते हैं जो नॉन एक्यूमेंस वाले भाग हैं। इसके अंतर्गत अति ठंडे क्षेत्र आएंगे, उष्ण मरुस्थल आएगा, उष्ण आर्द्र वन आएंगे, उष्ण आर्द्र वन के बाद ऊंचे पर्वत होंगे। यदि आप अति शीत प्रदेश की बात करें तो अति शीत प्रदेश के अंतर्गत ध्रुवीय क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, जो 60 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के बाद ये विस्तारित होते हैं। यहाँ पर तापमान इतना अधिक नीचे गिर जाता है कि यहाँ पर सामान्य जीवन गुजारा नहीं जा सकता है। यहाँ पे रहन सहन बहुत कठिन हो जाता है, खाना पीना भी बहुत कठिन हो जाता है, घर से बाहर निकलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पर बर्फीली हवाएँ चलती हैं और हड्डी कंपाने वाली ठंडी यहाँ पर होती है। इसलिए यहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम होती है। यहाँ पर सामान्य रूप से आप कोई कृषि खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मांसों पर जीवन निर्वाह करना होगा। यहाँ पर आप मछली या कुछ ध्रुवीय क्षेत्रों वाले जानवरों का आप शिकार करके भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है अति शीत प्रदेशों में। वहीं दूसरी तरफ मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत 2 प्रकार के मरुस्थल हो सकते हैं। एक शुष्क मरुस्थल होगा, उसे आप शीत या आप ग्रीष्म मरुस्थलों के रूप में ले सकते हैं। तो इन मरुस्थलों में जैसे अफ्रीका का सहारा और कालाहारी मरुस्थल, एशिया का अरब और थार मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलोरेडो का मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका के अटाकामा और पेंटागोनिया का मरुस्थल, ये सभी अत्यधिक जो है कि शुष्क मरुस्थल है। और शुष्क मरुस्थलों में भी किसी भी प्रकार का जीवन के अनुकूल दशाएं नहीं पाई जाती है। यहाँ पे सिर्फ मरुस्थल ही मरुस्थल होता है। यहाँ पर कृषि योग्य भूमि नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं है, यहाँ पे आप पशुपालन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का उद्योग को स्थापित नहीं कर सकते हैं। और ये सभी जीवन के आधार होते हैं और इन्हीं से जीवन का निर्वाह किया जाता है। वहीं यदि आप मध्य अक्षांशों में चले जाइए तो मध्य अक्षांशों में मरुस्थल मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत मात्रा में जनसंख्या भी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल मंगोलिया में जो गोबी मरुस्थल है, ये शीत मरुस्थल का एक उदाहरण है। यहाँ पर या इसके किनारे वाले भागों पर थोड़े बहुत मात्रा में कुछ लोग निवासित हैं। अब वहीं हम लोग विषुवत रेखी उपासना उष्ण आर्द्र वन की बात करें तो उष्ण आर्द्र वन क्या है? विषुवत रेखीय प्रदेशों में क्या होता है कि यहाँ पर तापमान 12 महीने अधिक होता है और यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण प्रत्येक दिन आपको
दोपहर में 2 बजे के बाद से वर्षा होना प्रारंभ होता है। संवहनी रूप में वर्षा होती है। वर्षा के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का विकास होता है। जब पेड़ पौधों का विकास होता है तो उन पेड़ पौधों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं का, जानवरों का विकास होता है जो खतरनाक होते हैं, जहरीले होते हैं। यहाँ पर निवास बना करके रहना कठिन होता है। यहाँ पर संक्रामक नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। एक मध्यम रूप में कह सकते हैं या न्यूनतम रूप में कह सकते हैं कि यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है। तो विषुवत रेखीय प्रदेश जो उष्ण आर्द्र वन प्रदेश कहलाते हैं, यहाँ पर अधिक से अधिक वन होते हैं, घने जंगल होते हैं। इनके अंतर्गत आप अमेजन बेसिन के जंगलों को शामिल कर सकते हैं, कांगो के जंगलों को शामिल कर सकते हैं, जो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। ऊंचे पर्वतीय प्रदेश की यदि बात करें तो ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में भी जनसंख्या बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं कि वहीं कृषि योग्य भूमि की अनुपलब्धता रहती है। यहाँ पर थोड़े बहुत मात्रा में लोग रहते हैं जो पशुपालन और पशुचारण का कार्य करते रहते हैं और उन्हीं से अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। तो ये आपका जनशून्य क्षेत्र रहा, जो अतिशीत प्रदेश, मरुस्थल प्रदेश, विषुवत रेखीय वर्षावन वाले प्रदेश और ऊंचे पर्वत वाले प्रदेश रहे हैं। यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, या ये कह सकते हैं कि बहुत ही न्यूनतम पाई जाती है। तो आज के सेशन में मित्रों बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर यहीं रहेगा, लेकिन आप पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि। फिर इसके बाद हम लोग यदि समय बच जाएगा तो उसी में जनसंख्या वृद्धि और घनत्व के मापन की विधियों के बारे में पढ़ लेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।